मामा जी, आपको तो पता है कुछ दिनों पहले मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे। फिर मुझे एक रहस्य का पता चला और अब मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। भांजे, ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे पंखों में लग गया है, मुझे भी बताओ। बादल कव्वा और उसका मामा आपस में बातें कर रहे थे। तभी चुन्नू चिड़ा वहाँ आ जाता है। तुम दोनों किस रहस्य की बात कर रहे हो? तुम दोनों मामा भांजा तो चोरी किया करते थे। चुन्नू यार, मेरे पंखों में एक ऐसी चीज लगी है कि अब मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेरे पास घर बैठे सोते जागते पैसे आते हैं। भांजे, मुझे भी बता, वो कौन सी चीज है? देख, मैं तेरा मामा हूँ। तू मेरा भांजा होने के नाते मुझे तो बता ही सकता है। नहीं नहीं मामा जी, मैं आपको भी नहीं बता सकता, वरना तुम पूरे जंगल में सभी को बता दोगे। इतना कहकर बादल कव्वा वहाँ से चला जाता है और बादल के मामा जी भी उसके पीछे उड़ जाते हैं। ये दोनों किस चीज की बात कर रहे थे? मुझे पता लगाना ही होगा। फिर चुन्नू चिड़ा अपने घर चला जाता है। आ गए आप? आज कहीं पर काम मिला क्या? क्या बताऊं भाग्यवान, कोई भी मुझे काम पर नहीं रख रहा। पता नहीं हम अपना जीवन कैसे गुजारेंगे। अजी, आप नाराज क्यों होते हैं? अभी हमारे पास कुछ अनाज बाकी है, जिससे कुछ दिन तो हमारे आराम से गुजर जाएंगे। मुन्नू, जो हमारे पास कुछ राशन है वो कुछ ही दिनों तक चल सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या तुमने कभी सोचा है? पति जी, आप चिंता नहीं कीजिए, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। रात हो जाती है। मुन्नू चिड़िया अपने घोंसले में सो जाती है, जबकि चुन्नू चिड़े को नींद नहीं आ रही थी। मानो चिड़िया उठ जाती है। अजी, क्या हुआ? इतनी रात हो गई और आप अभी तक नहीं सोए? पता है, जब आज मैं जंगल से आ रहा था, मुझे रास्ते में बादल और उसका मामा मिला। आप उन्हीं कपों की बातें कर रहे हैं ना, जिन्होंने चील की गुफा से चोरी की थी? हाँ भाग्यवान, लेकिन बादल कव्वा किसी रहस्य की बात कर रहा था और बादल कह रहा था कि उसे कोई चीज मिल गई है जिससे घर बैठे उसे पैसे आ रहे हैं। अजी, ऐसी कोई चीज नहीं होती, वो शायद आपको उल्लू बना रहे होंगे। अब आप सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। न कहकर मुन्नू चिड़िया सो जाती है। जरूर इस बात के पीछे कोई ना कोई राज है, मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन चुन्नू चिड़ा जंगल में जा ही रहा होता है कि उसे एक पेड़ के नीचे बादल कव्वा और उसका मामा मिलते हैं। मामा जी, आपको पता है कल रात मैंने उस रहस्य से एक पोटली सोना मांगा और उसने मुझे 2 पोटली सोना दे दिया। क्या कहा भांजे, 2 पोटली सोना? तेरे तो मजे ही मजे हैं। अब मुझे भी बता देना उस रहस्य भरी चीज के बारे में। दोनों कपों की बातें सुनकर चुन्नू चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। तुम दोनों किस रहस्य की बात कर रहे हो? मुझे भी उसके बारे में बताओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत चील महारानी से करूँगा। भांजे, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो इस चीड़े को ही बता दो। मामा जी, अगर मैंने वो रहस्य इस चीड़े को बता दिए तो ये माला माल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि चीड़ा मुझसे भी अमीर हो जाए। अगर मुझे उस रहस्य का पता चल गया तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे बादल से वो रहस्य पूछना ही होगा। बादल कवि की बातें सुनकर चुन्नू चिड़े के दिल में लालच आ जाता है। बादल, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम मुझे उस रहस्य के बारे में बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। हाँ हाँ भांजे, जल्दी बताओ, मुझे भी उस रहस्य के बारे में जानना है। तो सुनो, पहाड़ों के पीछे जो घना जंगल है, वहाँ एक कुआं है। वो कुआं कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई कुआं है। तुम जो भी उस कुएं से मांगोगे वो कुआं तुम्हें सब दे देगा। लेकिन हाँ, वो पहले तुमसे कुछ मांग भी सकता है। ठीक है बादल यार, वो कुआं मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। लेकिन याद रहे चुन्नू, तुम्हें रात के समय ही वहां जाना होगा, वरना कोई चमत्कार नहीं होगा। ये सुनकर चुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मामा जी, लगता है ये चिड़ा हमारे जाल में फंस गया। हाँ हाँ भांजे, चल अब किसी और को पकड़ते हैं। बादल कव्वा और उसका मामा बहुत ही बड़े चोर थे। वो बड़े चोर उल्लू के साथ मिलकर काम करते थे। कव्वों का बस यही काम था कि पक्षियों को अपनी बातों में फंसाकर लूटना। रात हो जाती है। भाग्यवान, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं?
तुम मेरी चिंता नहीं करो, मैंने बोला है ना कि मैं जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है जी, जल्दी आइएगा। फिर चुन्नू चिड़ा अपने घर से निकलता है और कुएं के पास जाता है। यही वो कुआं है जिसके बारे में बादल ने बताया था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। चुन्नू चिड़ा ये सोच ही रहा होता है कि तभी कुएं से एक डरावनी आवाज आती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? ए कुएं, मेरा नाम चुन्नू है। मुझे आपके बारे में बादल कफे ने बताया है और ये भी बताया है कि आपने उसे ढेर सारा धन दिया है। हाँ, उस कौवे ने तुम्हें मेरे बारे में सब सच बताया है। क्या तुम्हें भी ढेर सारा धन चाहिए? हाँ कुएं जी, मुझे भी आप ढेर सारा धन दे दीजिए ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके। धन तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक पोटली मुझे सोने के सिक्कों की देनी होगी ताकि मैं उन्हें डबल कर सकूं। ठीक है कुएं जी, मैं आपको ये पोटली देने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे मालामाल कर दीजिए। तो ठीक है, पहले वो पोटली कुएं में फेंक दो। फिर चुन्नू चिड़ा पोटली कुएं में फेंक देता है। कुएं जी, अब मुझे क्या करना होगा? अब तुम्हें 40 दिन अपने पड़ोस कौवों को भोजन खिलाना होगा और फिर 41वें दिन तुम अमीर बन जाओगे। ठीक है कुएं जी, जैसा आपने बताया है मैं वैसा ही करूँगा। ऐसा कहते हुए चुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह चुन्नू चिड़ा पड़ोस के कपों को लेकर अपने घर में आता है। अजी, ये आप इन सबको क्यों लेकर आए हैं? भाग्यवान, ये सब गरीब हैं, मैं इन्हें अपने घर में भोजन करवाने के लिए लाया हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। जो इन गरीब कपों को यहाँ ले आए, न जाने ये कब से भूखे होंगे। फिर मुन्नू चिड़िया रसोई में जाती है और सभी कपों के लिए भोजन बनाकर लाती है। वो कभी भोजन खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आज तो हो गया, अब मुझे रोज कौवों को भोजन खिलाना होगा। उसके बाद मैं जंगल का सबसे अमीर चिड़ा बन जाऊंगा। चुन्नू चिड़ा अब रोज ऐसा ही करने लगा था। मुन्नू चिड़िया इन सब से बहुत परेशान हो चुकी थी। अजी, आप हमारे पड़ोसन को रोज खाना खिलाने यहाँ क्यों ले आते हैं? उन पक्षियों को भोजन खिलाते खिलाते हमारे घर का सारा राशन खत्म होने लगा है। फिर चुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी को कुएं वाली सारी बात बताता है। अजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम ऐसे ही कौवों को भोजन खिलाते रहे तो हमारे घर में कुछ भी नहीं बचेगा। तुम चुपचाप अपना काम करो, मुझे मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चीकू तोता मुन्नू चिड़िया के पास आता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, आप इतनी परेशान क्यों हैं? चीकू भैया, अब आपको क्या बताऊं? फिर चिड़िया सारी बात तोते को बताती है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? जरूर उस कुएं में कोई राज छुपा है, मुझे पता लगाना ही होगा। चीकू भैया, चुन्नू जी फिर कौवों को लेकर आते ही होंगे। मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। अगर हम ऐसे ही उन्हें खाना खिलाते रहे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। चिड़िया बहन, तुम उसकी चिंता ना करो, मेरे पास एक तरकीब है। ऐसा कहते हुए चीकू तोता चिड़िया के कान में कुछ बताता है। थोड़ी देर में चुन्नू चिड़ा आज अपने पड़ोसन बिजली और बादल को ले आता है। भाग्यवान, जल्दी से बिजली बहन और बादल भैया के लिए खाना बना दो, इन्हें बहुत भूख लग रही है। ऐसा कहते हुए चुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। अपने पति के जाते ही मुन्नू चिड़िया एक तलवार की पूजा करने लगती है। पति जी, ये इस तलवार की क्यों पूजा कर रही है? हाँ बिजली, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा, चलो जाकर पूछते हैं। अरे चिड़िया बहन, तुम इस तलवार की पूजा क्यों कर रही हो? अरे बिजली बहन, हमारे घर में जो भी भोजन खाने आता है तो मेरे पति भोजन खाने के बाद उसकी गर्दन काट देते हैं और उन्हें मारकर नदी में बहा देते हैं ताकि उन्हें शांति मिले। चिड़िया की बात सुनकर वो कौवे बहुत डर जाते हैं। बादल जी, मैं तो जा रही हूँ, वरना ये चिड़ा मेरी आज गर्दन उतार देगा। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। क्या हुआ भाग्यवान, वो कौवे बिना खाना खाए ही चले गए? पति जी, वो कौवे मुझसे ये तलवार मांग रहे थे। मैंने ये तलवार देने से मना कर दिया, इसलिए वो दोनों यहाँ से चले गए। क्या वो दोनों यहाँ से चले गए? तुमने ये तलवार उन्हें दे देनी चाहिए थी। लाओ मुझे, मैं देकर आता हूँ। फिर चुन्नू चिड़ा वो तलवार लेकर कौवों के पीछे चला जाता है। बादल जी, ये देखो, चिड़ा तो तलवार लेकर यहीं आ रहा है, भागो यहाँ से वरना ये हमें मार देगा। चिड़ा उन्हें तलवार देने के लिए पीछे पीछे उड़ता है, लेकिन कौवों को ऐसा लग रहा था कि चुन्नू उन्हें मारना चाहता है।
बादल जी जल्दी उड़ो, लगता है ये चिड़ा आज हमें नहीं छोड़ेगा। अरे वाह तोते भैया, आपकी तरकीब तो काम कर गई। लेकिन चिड़िया बहन, अभी भी मामला ठीक नहीं हुआ, हमें उस कुएं के बारे में पता लगाना होगा। फिर चीकू तोता और मुन्नू चिड़िया रात के अंधेरे में उस कुएं के पास जाते हैं। सावित्री कभी बाजार से सब्जी ले रही थी कि वहीं बिजली कभी एक कप्पे के साथ उसका पंख पकड़े आइसक्रीम खा रही थी। अरे बाप रे बाप, सावित्री तुमने तो अपनी बेटी को बहुत आजादी दे दी है। जरा देख तो, खुलेआम बाजार में कफे का पंख पकड़े आइसक्रीम खा रही है। देख सावित्री, आजकल का जमाना ठीक नहीं है, बाकी तेरी मर्जी। मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी को समझा। ऐसा कहते हुए बूढ़ी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद बिजली का भी हंसती हुई घर आती है। माँ, आज रात डिनर में मेरे लिए चिकन बिरयानी बना देना। ये सब छोड़, मैंने तुझे पहले भी कहा था और आज फिर से कह रही हूँ, उस भूरे कपे का साथ छोड़ दे। मुझे कई बार पक्षियों ने बताया है कि वो कौवा तुझे गली में छोड़ने आता है। आज मुझे ओमवती बता कर गई कि तू उस कपे का पंख पकड़े आइसक्रीम खा रही थी। वो कौवा ठीक नहीं है, 1 नंबर का डाकू है वो। देख बिजली, तुझे मेरी पसंद से ही शादी करनी चाहिए। माँ, न जाने तुम उसे क्यों पसंद नहीं करती। हाँ, और शादी के बाद वो चोरी और पीना छोड़ देगा, उसने मुझसे वादा किया है। भूरा कौवा बहुत अच्छा है और मैं उसी से शादी करूंगी। वैसे भी आजकल का जमाना बदल गया है, अब सब पक्षी अपनी पसंद से ही शादी करते हैं। बेटी, मुझे सारा अनुभव है, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। माँ, मुझे ना समझाओ, शादी तो मैं उस भूरे कौवे से ही करूँगी। बिजली का भी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और वो पूरा दिन भोजन नहीं खाती। एक दिन सावित्री का भी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो सुबह से शाम तक नहीं आती। अरे, ये कहाँ रह गई है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। जंगल में जोरों की बारिश हो जाती है। थोड़ी देर बाद बिजली का भी भूरे कौवे से शादी करके घर आती है। ए ऊपर वाले, बिजली, ये तूने क्या अनर्थ कर लिया? तूने अपनी पसंद से शादी कर ली। माँ, मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है, मैं तो बस आपसे आशीर्वाद लेने आई थी। तभी गुस्से में सावित्री बिजली कौवे को एक जोरदार पंख मारती है। मिल गया आशीर्वाद तुम्हें। याद रखना, अगर कभी तुझ पर मुश्किल आई तो मैं तेरी मदद नहीं करूँगी। सावित्री अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बिजली कौवे और भूरे कौवे को घर से बाहर निकाल देती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। भूरा कौवा बिजली कौवे को लेकर अपने घर चला जाता है, जहाँ बिजली कौवे का ससुराल कुछ दिन तो अच्छा पेश आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब जहर उगलने लगते हैं। एक दिन बिजली कौवे रसोई में खाना बनाती है और भोजन में नमक ज्यादा हो जाता है। अरे, ये कैसा भोजन बनाया है? रोज अजीब अजीब भोजन बना कर ले आती हो। क्या बात है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? पति जी, मैंने खुद चखा है भोजन में नमक बिल्कुल ठीक है। तभी भूरा कौवा बिजली कौवे का पंख जोर से पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी चोंच खोलने की? जाओ, दोबारा से मेरे लिए भोजन बना कर लाओ। बेटे, मेरा तो दाल चावल खाने को मन कर रहा है, इसे बोल मेरे लिए भी बना कर लाए। लेकिन माँ जी, इतनी गर्मी में दाल चावल अब मैं कैसे बनाऊंगी? देखा बेटा, तेरी पत्नी कैसे बहाना बना रही है और मुझे भूखे मारना चाहती है, इसलिए ऐसा बोल रही है। मैंने कितनी बार कहा कि मेरी पसंद से शादी कर ले, लेकिन तूने मेरी नहीं मानी। ये सुनते ही भूरे कौवे को बहुत गुस्सा आता है और वो बिजली कौवे को एक जोरदार पंख मारता है, जिससे बिजली कौवे नीचे जाकर गिरती है और वो घायल हो जाती है। भूरे, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? चुप, बिल्कुल चुप कर जा। शादी कर कर लाया हूँ मैं तुझे। अब तेरी माँ नहीं है यहाँ जो तेरी बातें सुनेगी। अब इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। सुना तूने? जा, अभी जाकर मेरी माँ को दाल चावल बना कर दे। फिर बिजली कौवे रोती हुई रसोई में जाती है। वो भोजन बनाती है, तभी उसका पंख भी जल जाता है। हाय माँ, मर गई मेरा पंख। मैंने भूरे से इतना प्यार किया, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी लड़ गई, लेकिन वही हुआ जो माँ ने कहा था कि भूरा मेरे लिए ठीक नहीं है।
ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। बिजली कवि के ससुराल वाले उसको बहुत मारते हैं। एक दिन सावित्री रह नहीं पाती, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर जाती है। तभी वो देखती है। क्या बोला तुमने कि मैं बदल गया हूँ? हाँ, मैं बदल गया हूँ। तुझे क्या लगा था कि कुत्ते की तरह पूरी जिंदगी मैं तेरे पीछे भागता रहूंगा? मैं पीऊंगा, दिन रात पीऊंगा और दिन रात तुझे मारूंगा। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे कवियों को तो ठीक करके ही रहना चाहिए। माँ जी मुझे बचा लीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। सावित्री खुद को रोक नहीं पाती और वो जल्दी से जाके अपनी बेटी को छुड़ाती है। दूर दूर रहो मेरी बेटी से। तुझे क्या लगा था? क्या सच में मैंने अपनी बेटी से मुंह मोड़ लिया है? क्या हाल कर दिया है मेरी बेटी का। माँ, माँ तुम आ गई। अगर तुम माँ बेटे ने मेरी बेटी को दोबारा कोई पंख लगाया तो मैं पुलिस वालों को कॉल कर दूंगी। चल बेटी, चल मेरे साथ। फिर सावित्री अपनी बेटी को घर ले आती है और वो अपनी बेटी के जख्मों पर मरहम पट्टी करती है। तभी बिजली का बीबी अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। मैंने अपने दिल की सुनी। मुझे नहीं पता था जिससे मैंने इतना प्यार किया वो मेरी ऐसी हालत कर देगा। आपने ठीक ही कहा था कि बच्चों को माँ बाप की पसंद से ही शादी करनी चाहिए। कोई बात नहीं बेटी, बेटी को माँ से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी और मुझे कोई अच्छा लड़का मिला तो मैं तेरी शादी भी कर दूंगी। फिर सावित्री अपनी बेटी बिजली कवि का बहुत ख्याल रखती है। एक दिन मानो चिड़िया सावित्री के पास आती है। माँ जी, आपकी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। फिर मानो चिड़िया उस कपे के बारे में सारा बताती है। सावित्री को वो रिश्ता बहुत पसंद आता है। बादल कव्वा भी उसी जंगल में रहता था। वो बचपन से ही बिजली कवि से बहुत प्यार करता था। अगले ही दिन बिजली कवि और बादल कवि की शादी हो जाती है, जहाँ बिजली कवि के ससुराल वाले उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। बादल जी, ऐसा लग रहा है कि आज पहली बार मैं सांस ले पा रही हूँ। थैंक यू बादल जी, सच में मेरी माँ की चॉइस बहुत अच्छी थी। बिजली, तुम तो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद हो, मगर तुमने ही कभी मुझे भाव नहीं दिया। ऐसे बिजली कवि बादल कवि के साथ खुश खुश रहने लगती है। अरे मानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपनी जेठानी के लिए कुछ पका कर आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रसोई में चली जाती है। तभी सावित्री अपनी बड़ी बहू से कहती है। अरे पारो बेटी, तुम्हें इस समय अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें तो पता है कि तुम गर्भवती हो और ऐसा दौर बहुत नाजुक होता है। हाँ हाँ माँ जी, मैं सब जानती हूँ, आप चिंता नहीं करें, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। सावित्री ने अपने दोनों बेटों की शादी 1 साल पहले की थी। पूरे 1 साल बाद उसकी बड़ी बहू जो सुंदर थी वो गर्भवती होती है, जबकि छोटी बहू सुंदर नहीं थी, वो काले रंग की थी और वो अभी तक माँ नहीं बनी थी। थोड़ी देर तक मानो चिड़िया रसोई से भोजन बनाकर अपनी बड़ी जेठानी के लिए ले आती है। ये लीजिए जेठानी जी, मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ। पारो सूप तो ले लेती है, लेकिन सूप लेने के बाद वो अपनी सास से कहती है। माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरी माँ का फोन आया था कि बच्चे के समय मेरे सामने सुंदर सुंदर बच्चों की तस्वीरें हों, जो बच्चे दिखने में गोरे और सुंदर हों, तभी तो मेरा बच्चा भी मेरे जैसा सुंदर पैदा होगा। हाँ हाँ पारो बहू, ये तो तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। तुम चिंता नहीं करो, मैं कल ही तुम्हारे कमरे में चारों तरफ सुंदर सुंदर पक्षियों की फोटो लगवा दूंगी। हाँ हाँ सासू माँ जी, ये तो ठीक है, लेकिन आप इस मानो चिड़िया को भी मुझसे दूर रखें। कहीं इस चिड़िया का काला साया मेरे बच्चे पर न पड़ जाए। ये सुनकर मानो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। सुन लिया मानो, कल से तुम पारो के नजदीक मत जाना। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी उदास होकर घर के बाहर आ जाती है। तभी उसकी सास उसे कहती है। माफ करना बहू, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें तो पता है ये हमारे घर का पहला बच्चा है।
मैं तो बस ये चाहती हूँ कि बड़ी बहू को तकलीफ ना हो। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मेरा ही रंग काला है, इसमें मेरी ही गलती है। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपने कामों में लग जाती है। चक्कर आते हैं और वो रसोई में ही बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ चंदू चिड़ा आ जाता है। अरे ये क्या, मानो उठो, क्या हुआ तुम्हें? अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखकर चंदू चिड़ा बहुत घबरा जाता है। वो अपनी पत्नी को उठाता है और तुरंत बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ बुलबुल डॉक्टर मानो चिड़िया का इलाज करती है। मुबारक हो भाई साहब, आपकी पत्नी गर्भवती है, वो जल्द ही अंडा देने वाली है। ये सुनते ही चंदू चिड़ा बहुत खुश होता है। ये सुनकर वो अपनी पत्नी के पास जाता है। मानो बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम माँ बनने वाली हो और मैं पिता। फिर चंदू चिड़ा मानो चिड़िया को लेकर वापिस घर आता है और वो सभी को बताता है, लेकिन वो सभी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। भाई साहब, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? गर्भवती ही हुई है, कोई तीर नहीं मारा। ऐसे देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद मानो चिड़िया का पेट पारो से बड़ा दिखने लगता है। ये देखकर पारो चिड़िया को अजीब सा लगता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, जरा उस काली चिड़िया का पेट तो देखो। मुझे तो लगता है उसने अपने पेट में पत्थर या ईंटें भर ली हैं। जरा दिखा लो बुलबुल डॉक्टर को कि वो सच में गर्भवती है भी कि नहीं। पारो की ये सब बातें चंदू चिड़ा सुन लेता है और वो मानो चिड़िया के पास जाता है। चलो मानो, आज मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाऊंगा। काफी दिन बीत गए, अभी तक तुमने चेकअप नहीं करवाया। चंदू चिड़ा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे मानो चिड़िया के रंग रूप से कोई मतलब नहीं था। उसे तो मानो चिड़िया का व्यवहार बहुत भाता था। वो मानो चिड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ बुलबुल चिड़िया का चेकअप करती है। चंदू चिड़े, अब तुम्हें अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी 2-2 अंडों को जन्म देने वाली है। ये सुनते ही चंदू चिड़ा बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाता है। माँ, आपको पता है बुलबुल डॉक्टर ने क्या बताया है? मानो चिड़िया के 2-2 अंडे आने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा है मानो का अच्छे से ध्यान रखना है। अरे तो फिर क्या हुआ, बच्चा ही तो है, तेरी भाभी को भी होने वाला है। क्या कभी तूने उसका ध्यान रखा है? चल अपनी पत्नी को बोल कि जल्दी से रसोई में खाना बनाकर अपनी जेठानी को दे, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। फिर मानो चिड़िया रसोई में जाती है, जहाँ चंदू चिड़ा भी मानो चिड़िया की मदद करता है। जब पारो को मानो चिड़िया के जुड़वा बच्चों का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे इसके जुड़वा अंडे आने वाले हैं, अगर इसके जुड़वा अंडे आ गए तो यही राज करेगी ससुराल पर। अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पारो ऐसा सोच ही रही थी कि उसे पास पड़े केले दिखाई देते हैं। वो सारे केले खाती है और छिलके वहीं गिरा देती है। मानो, जरा मेरे कमरे में तो आना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब बेचारी मेरे कमरे में मेरी मदद करने के लिए आएगी और पाँव फिसलेगा और वो गिर जाएगी। ऐसे इसके दोनों बच्चों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसा सोच ही रही थी, तभी मानो चिड़िया पारो के पास आती है। केले के छिलकों पर पाँव रखने से मानो चिड़िया का पाँव फिसल जाता है और वो सीधी पारो चिड़िया के ऊपर जाकर गिरती है, जिससे दोनों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ बुलबुल डॉक्टर उन दोनों का ऑपरेशन करती है। माँ जी, बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है, आपकी बड़ी बहू का बच्चा नहीं बचा, लेकिन वही खुशखबरी भी है, आपकी छोटी बहू ने 2-2 अंडों को जन्म दिया है और उसके अंडे बिल्कुल सुरक्षित हैं। जब वो दोनों घर जाते हैं तो पारो चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। ये मैंने क्या कर दिया? अपने घमंड के चलते मैंने अपनी देवरानी का बुरा सोचा, लेकिन उल्टा मेरा ही बुरा हो गया। पारो की ये बातें उसकी सास भी सुन लेती है। अरे क्या कह रही हो बहू, कौन सी गलती? फिर पारो चिड़िया अपनी सारी गलती सास को बताती है।
ये सुनकर सावित्री को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी। वो भी मानो चिड़िया को उसके रंग की वजह से उसे बहुत बुरा भला कहती थी। तभी मानो चिड़िया वहाँ आती है और वो एक अपना अंडा पारो चिड़िया को देते हुए कहती है, जेठानी जी, मैं 2 बच्चे पालकर क्या करूँगी? चाहती हूँ कि मेरा एक बच्चा आप पालें, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी माँ बन सकती हो। पारो चिड़िया वो अंडा ले लेती है। अंडे को अपने पास देखकर वो रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मानो, मैंने तुम्हारे लिए कुआं खोदा था, लेकिन मैं खुद उसमें गिर गई। जो हुआ वो भूल जाइए, मैं तो आपको पहले ही माफ कर चुकी हूँ। आज से एक बच्चा आपका और एक मेरा। कुछ ही दिनों बाद उनके अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं और वो चिड़ियाओं का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। बादल कौवा अपनी नई नवेली दुल्हन का पंख पकड़े घर के बाहर खड़ा था। बिजली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे पति, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर माँ ने तुम्हें घर में नहीं रखा तो फिर क्या होगा? अब मैं तुम्हारी पत्नी बन गई हूँ। तुम्हारी माँ मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकती। अगर फिर भी तुम्हारी माँ ने हमें निकाल दिया तो क्या परेशानी है? तुम जानते हो ना कि मेरी माँ कितनी अमीर है। बादल कौवा और बिजली कौवे घर के बाहर ऐसे खड़े थे कि तभी बादल कौवे की माँ घर के बाहर आती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ बादल? यहाँ क्या चल रहा है? माँ, आप यहाँ चलिए, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। फिर बादल कौवा अपनी पत्नी और माँ को लेकर घर के अंदर चला जाता है, जहाँ बादल कौवा बिजली कौवे और उसकी लव स्टोरी बताता है। माँ, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ की मालकिन की बेटी है बिजली। उस कंपनी में काम करते करते मुझे बिजली से प्यार हो गया, इसलिए मैंने और बिजली ने शादी कर ली। अरे कलमोहे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तुझे शादी की इतनी जल्दी थी कि तूने घर में बताना ठीक नहीं समझा। तुझे तो पता था कि मैं तेरी शादी अपनी बहन की बेटी से करने वाली थी। अब तो ब्याह कर ले आया है इस काली कलोटी कवि को। अरे सासू माँ जी, दूसरे जंगल की सबसे सुंदर कवि हूँ मैं। वैसे भी मैं भाग कर नहीं आई, शादी की है मैंने बादल से। और आपके घर में बहुत गर्मी है, क्या एसी नहीं है? माँ, मैं बिजली को उसका कमरा दिखा कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा बिजली कौवे को अपने कमरे में ले जाता है, जिसके बाद बूढ़ी कौवे की दूसरी बड़ी बहू आती है। अरे माँ जी, जो मैंने अपने कानों से सुना है, क्या वो सच है? देवर जी ने तो हद ही कर दी। जरा देखिए तो, जरा भी सुंदर नहीं है आपकी छोटी बहू। बेटी, सुंदर तो वो नहीं है, लेकिन इतने बड़े घर से होकर हमारे बेटे से शादी की है। सोचो कितने सच्चे मन की होगी जो इस गरीब परिवार में चली आई। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने तो अपनी बहन को जुबान दी थी। ये सब देखना मेरा काम है। तुम जाओ, जाकर रसोई में कुछ अच्छा सा भोजन बनाओ। घर में नई नवेली दुल्हन आई है। बूढ़ी सावित्री ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती। बादल कौवे के साथ उसकी माँ और छोटा भाई भी रहा करता था। बादल कौवे का छोटा भाई बहुत मेहनती था। वो सुबह सवेरे घर से निकल जाता और सारा सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था। बिजली कौवी बादल कौवे की माँ और उसके छोटे भाई से बहुत नफरत करती थी और वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों उसके घर में रहे। बादल जी, बहुत हो गया। अगर आज अपनी माँ और छोटे भाई को घर से ना निकाला तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बिजली, वो सारा दिन मेहनत करके हमारे लिए भोजन लाता है। भला उसके रहने से तुम्हें क्या होता है? तुम उसे यहाँ रहने दो। और माँ भी तो भैया की वजह से ही यहाँ रह रही है। ये मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें बस बता दिया है। अगर उन दोनों को घर से ना निकाला तो मैं उन्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगी। शाम हो जाती है। बादल कौवा घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही बादल कौवे का छोटा भाई घर आता है तो वो उसे कहता है, छोटे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और माँ को बिजली कभी धक्के देकर निकाले, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बताने के लिए बैठा था। आज के बाद तुम और माँ इस घर में नहीं बल्कि किसी और घर में रहोगे। लेकिन भाई, मेरा तो कोई घर नहीं है, मैं माँ को लेकर कहाँ जाऊँगा? ये सब मुझे नहीं मालूम, तुझे तो पता है ये घर तेरी भाभी का है।
अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए तो वो मुझे भी घर से निकाल देगी। पीछे से बादल कव्वे की माँ भी ये सब सुन रही थी। चल छोटे, यहाँ से चले, जहाँ हमारी इज्जत नहीं, इस घर पे रहने का कोई फायदा नहीं। उदास होकर भोला कौवा अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर बादल कौवा भी अपने घर में चला जाता है। रात होते ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल कौवे का छोटा भाई और उसकी माँ सारी रात एक पेड़ के नीचे बैठकर गुजारते हैं। अगली सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश वैसे की वैसी ही थी। मानो चिड़िया और चीकू तोता भोजन लेने जा रहे थे। वो कौवों को देखकर वहाँ आते हैं। अरे भोले भैया, आप ऐसी बारिश में माची को लेकर यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? चिड़िया बहन, मुझे और माची को मेरे भैया और भाभी ने घर से निकाल दिया है। हमारे पास तो कोई भी घर नहीं है। मैं अपनी बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाऊँ? चिड़िया बहन, वो कौवे बहुत बुरे हैं। बादल को तो अपनी माँ पर भी जरा दया नहीं आई। हाँ तोते भैया, उन कौवों से कोई भी उम्मीद नहीं रख सकता। चलिए माची और भोले भैया, आप दोनों मेरे साथ मेरे घर में चले। फिर मानो चिड़िया उन दोनों को अपने साथ अपने घर पे ले जाती है। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसी बारिश में तुम हमारी मदद न करती तो हम शायद मर ही जाते। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। चिड़िया बहन, मैं आवारा कौवा नहीं हूँ। मैं काम में आपकी मदद करूँगा। हाँ भोले भैया, मैं भी आप दोनों का घर बनाने में आपकी मदद करूँगी। बारिश रुक जाती है। भोला कौवा फिर से अपने काम पर चला जाता है। भूरा कौवा सारा दिन लकड़ियाँ काटता है और वो लकड़हारे पक्षी को लकड़ियाँ बेचकर भोजन खरीदता है। अरे भोले भैया, इन सब की क्या जरूरत थी? चिड़िया बहन, आप भी तो हमारी मदद कर रही हैं। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं। फिर भोला कौवा दिन रात मेहनत करके अपने और अपनी माँ के लिए घर भी बना लेता है। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बेटे ने अपना घर बना लिया है। अब हम अपने घर में ही जाकर रहेंगे। हाँ चिड़िया बहन, माँ ठीक कह रही है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारे मुश्किल के समय में मदद की। भोले भैया, जो मेहनत करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। फिर भोला कौवा अपनी माँ को लेकर अपने घर में चला जाता है। बादल जी, उठो, जाकर कोई काम धंधा करो। बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। अगर बारिशें शुरू हो गई तो हम खाएंगे कहाँ से? तुम भी तो हर समय घर में सोई ही रहती हो। जाओ, तुम काम कर लो। तुमने ही तो माँ और भाई को घर से निकाला था। भाई मेरा कमा कर लाता था और माँ तुम्हें पकाकर खिलाती थी। कितनी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। तुमने ही अपने साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दिया। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। बिजली और बादल के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब बिजली को भूख सताती है तो वो अपने घर से निकलती है। वो तेज बारिश में जंगल में दाना ढूंढने जाती है, लेकिन जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी था। जंगल में तो पानी ही पानी है। वो सामने घर किसका है? वहीं जाकर देखती हूँ। बिजली कभी घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। कबूतर दरवाजा खोलता है। क्या हुआ काकी, यहाँ क्या करने आई हो? कबूतर भैया, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरे पास थोड़े ही सरसों के बीज हैं। अगर वो मैं तुम्हें दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा? ऐसा कहते हुए कबूतर दरवाजा बंद कर देता है। जब बिजली कभी पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे उसका देवर खड़ा था। भाभी, आप मेरे साथ आइए। मेरे पास भोजन है, मैं आपको भोजन देता हूँ। बिजली कभी बहुत शर्मिंदा होती है। उसे बहुत भूख लगी थी। वो भूरे कौवे के साथ चली जाती है। माँ जी और भोले, ये घर किसका है? बेटी, ये घर हमारा है। हमारे छोटे देवर ने बहुत मेहनत से बनाया है। हाँ भाभी, ये अनाज की टोकरी आप ले जाएं और भैया को भी देना। जब तक बारिशें हो रही हैं, आप ये भोजन मुझसे ले जाया करें। भोले, अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम और माँ जी चलो मेरे साथ और मुझे माफ कर दो। भाभी, अगर आप हमें घर से ना निकालती तो मैं शायद कभी अपना घर ना बना पाता। मैं और माँ जी यहाँ खुश हैं। फिर बिजली कभी भोले कौवे से भोजन लेकर चली जाती है और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। मामा जी,
आपको तो पता है कुछ दिनों पहले मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे। फिर मुझे एक रहस्य का पता चला और अब मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। भांजे, ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे पंखों में लग गया है, मुझे भी बताओ। बादल कव्वा और उसका मामा आपस में बातें कर रहे थे। तभी चुन्नू चिड़ा वहाँ आ जाता है। तुम दोनों किस रहस्य की बात कर रहे हो? तुम दोनों मामा भांजा तो चोरी किया करते थे। चुन्नू यार, मेरे पंखों में एक ऐसी चीज लगी है कि अब मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेरे पास घर बैठे सोते जागते पैसे आते हैं। भांजे, मुझे भी बता वो कौन सी चीज है। देख, मैं तेरा मामा हूँ, तू मेरा भांजा होने के नाते मुझे तो बता ही सकता है। नहीं नहीं मामा जी, मैं आपको भी नहीं बता सकता, वरना तुम पूरे जंगल में सभी को बता दोगे। इतना कहकर बादल कव्वा वहाँ से चला जाता है और बादल के मामा जी भी उसके पीछे उड़ जाते हैं। ये दोनों किस चीज की बात कर रहे थे? मुझे पता लगाना ही होगा। फिर चुन्नू चिड़ा अपने घर चला जाता है। आ गए आप? आज कहीं पर काम मिला क्या? क्या बताऊं भाग्यवान, कोई भी मुझे काम पर नहीं रख रहा। पता नहीं हम अपना जीवन कैसे गुजारेंगे। अजी, आप नाराज क्यों होते हैं? अभी हमारे पास कुछ अनाज बाकी है, जिससे कुछ दिन तो हमारे आराम से गुजर जाएंगे। मुन्नू, जो हमारे पास कुछ राशन है वो कुछ ही दिनों तक चल सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या तुमने कभी सोचा है? पति जी, आप चिंता नहीं कीजिए, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। रात हो जाती है, मुन्नू चिड़िया अपने घोंसले में सो जाती है, जबकि चुन्नू चिड़े को नींद नहीं आ रही थी। मानो चिड़िया उठ जाती है। अजी, क्या हुआ? इतनी रात हो गई और आप अभी तक नहीं सोए? पता है, जब आज मैं जंगल से आ रहा था मुझे रास्ते में बादल और उसका मामा मिला। आप उन्हीं कपों की बातें कर रहे हैं ना, जिन्होंने चील की गुफा से चोरी की थी? हाँ भाग्यवान, लेकिन बादल कव्वा किसी रहस्य की बात कर रहा था। और बादल कह रहा था कि उसे कोई चीज मिल गई है जिससे घर बैठे उसे पैसे आ रहे हैं। अजी, ऐसी कोई चीज नहीं होती, वो शायद आपको उल्लू बना रहे होंगे। अब आप सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। न कहकर मुन्नू चिड़िया सो जाती है। जरूर इस बात के पीछे कोई ना कोई राज है, मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन चुन्नू चिड़ा जंगल में जा ही रहा होता है कि उसे एक पेड़ के नीचे बादल कव्वा और उसका मामा मिलते हैं। मामा जी, आपको पता है कल रात मैंने उस रहस्य से एक पोटली सोना मांगा और उसने मुझे 2 पोटली सोना दे दिया। क्या कहा भांजे, 2 पोटली सोना? तेरे तो मजे ही मजे हैं। अब मुझे भी बता देना उस रहस्य भरी चीज के बारे में। दोनों कपों की बातें सुनकर चुन्नू चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। तुम दोनों किस रहस्य की बात कर रहे हो, मुझे भी उसके बारे में बताओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत चील महारानी से करूंगा। भांजे, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो इस चीड़े को ही बता दो। मामा जी, अगर मैंने वो रहस्य इस चीड़े को बता दिए तो ये माला माल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि चीड़ा मुझसे भी अमीर हो जाए। अगर मुझे उस रहस्य का पता चल गया तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे बादल से वो रहस्य पूछना ही होगा। बादल कव्वे की बातें सुनकर चुन्नू चिड़े के दिल में लालच आ जाता है। बादल, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम मुझे उस रहस्य के बारे में बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। हाँ हाँ भांजे, जल्दी बताओ, मुझे भी उस रहस्य के बारे में जानना है। तो सुनो, पहाड़ों के पीछे जो घना जंगल है वहाँ एक कुआं है। वो कुआं कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई कुआं है। तुम जो भी उस कुएं से मांगोगे वो कुआं तुम्हें सब दे देगा। लेकिन हाँ, वो पहले तुमसे कुछ मांग भी सकता है। ठीक है बादल यार, वो कुआं मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। लेकिन याद रहे चुन्नू, तुम्हें रात के समय ही वहां जाना होगा, वरना कोई चमत्कार नहीं होगा। ये सुनकर चुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मामा जी, लगता है ये चिड़ा हमारे जाल में फंस गया। हाँ हाँ भांजे, चल अब किसी और को पकड़ते हैं। बादल कव्वा और उसका मामा बहुत ही बड़े चोर थे। वो बड़े चोर उल्लू के साथ मिलकर काम करते थे। कव्वों का बस यही काम था कि पक्षियों को अपनी बातों में फंसाकर लूटना। रात हो जाती है। भाग्यवान, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं?
तुम मेरी चिंता नहीं करो, मैंने बोला है ना कि मैं जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है जी, जल्दी आइएगा। फिर चुन्नू चिड़ा अपने घर से निकलता है और कुएं के पास जाता है। यही वो कुआं है जिसके बारे में बादल ने बताया था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। चुन्नू चिड़ा ये सोच ही रहा होता है कि तभी कुएं से एक डरावनी आवाज आती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? ए कुएं, मेरा नाम चुन्नू है। मुझे आपके बारे में बादल कफे ने बताया है और ये भी बताया है कि आपने उसे ढेर सारा धन दिया है। हाँ, उस कौवे ने तुम्हें मेरे